बेटा अब हमने सबसे पहले हमने ये समझा कि वेव्स हमारे पास क्या क्या हैं। वेव्स हमने किस तरह से बनाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनाई, ट्रांसवर्स वेव्स बनाई। हमने एक देखना है, एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालना है कि साउंड की स्पीड है कितनी। अब मैं आपको कहूं यार स्पीड की साउंड है बहुत ज्यादा, बहुत कम, ये क्या मतलब होता है? ये साइंस के स्टूडेंट ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैं आप तक बोल रहा हूं, अगर आपके पास आवाज कितनी जल्दी पहुंच रही है पर सेकंड, मेरे वर्ड्स ये एयर को वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एयर वाइब्रेट होती आपके कान के ईयर ड्रम के ऊपर जब लगती है तो आपको आवाज सुनाई देती है, लेकिन इसकी स्पीड है कितनी वो कैसे पता चले? अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो एयर के अंदर 343 मीटर पर सेकंड की स्पीड निकलती है। हम क्या देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 343 मीटर पर सेकंड के आसपास आपको एयर का देखने मिलेगा जब एयर में स्पीड ऑफ साउंड देखोगे, स्पीड ऑफ साउंड देखोगे तो ये इतनी निकलेगी। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये इतनी है, तो इसके लिए एक भाई साहब आए, कौन? वो आए न्यूटन जी। अब आप कहोगे कि न्यूटन जी, तो न्यूटन जी भाई साहब क्या कहां नहीं है, हर एक चीज में है। तो न्यूटन्स की क्या कैलकुलेशन है, न्यूटन्स एक एक्सप्लेनेशन देंगे, वो आपको डेरिवेशन देंगे, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब ने किस तरह से कहा? पहली बात उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस। इन्होंने अज्यूम किया, न्यूटन ने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल। वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस तरह से इन्होंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि एयर में जब आप बोलते हो तो उस टाइम जो प्रोसेस हो रही है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। एन क्या होता है? आर, हाँ कौन सा गैस कांस्टेंट? पूरा बोलो। यूनिवर्सल। टी टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। बहुत ही इजी सी एक डेरिवेशन है। क्या करना है आपको? करना है इसमें डिफरेंशिएशन करना देना, तो डिफरेंशिएशन कर देना है बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देना है। तो उसको अगर आप करोगे तो डिफरेंशिएशन करके देखते हो तो आपको यह पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में अगर दो वेरिएबल है, P भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, इन दोनों को करते हो तो यहां पे एक फॉर्मूला लगता है। अगर मैं कहता हूं U और V का करना है तो मुझे क्या करना है? पहले U का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, V सिंपल लिख लेंगे और साथ में लिखेंगे प्लस, फिर उसके बाद आप U सिंपल लिख लोगे और V का डिफरेंशिएशन करोगे। ये हमारा एक रूल होता है, U V मतलब आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो दो मल्टीप्लिकेशन वाली आइटम की तो वो कुछ इस तरह की होगी। अब इस तरह की होगी तो मैं इसको करूंगा तो पहले क्या लिखूंगा? डीपी और साथ में आ जाएगा V सिंपल प्लस, अब मेरे पास डीवी और साथ में P इजिकल टू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। बस इतनी सी बात समझनी है, खत्म खेल। इसके बाद कहानी कुछ नहीं, इधर उधर लेके जाओ, पटक दो, जहां जहां आंसर आ रहा है आज ही का बस, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास क्या करना है? डीवी और P इसके साथ लिखेंगे, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा डीपी इंटू वी, ये लिख दिया। अब P जो है वो क्या करेंगे? माइनस डीपी इंटू वी अपॉन डीवी नीचे चला जाएगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और चेंज करो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर P जो है ये P ऐसे लिख सकते हैं, डीपी और डीवी और V जो है वो नीचे आ जाएगा, लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। आप इसको उल्टा करोगे तो V ऊपर चला जाएगा।
वो एक ही बात होती है, आपको इस चीज में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बड़ी सिंपल सी चीज, ये हम देखेंगे तो ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है, आपको एक चीज बताई गई थी कि जब आप प्रेशर लगाते हो और वॉल्यूम चेंज होता है, मैंने ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वाले केसेस में आपको बताया था, जब आप प्रेशर लगाते हो तो उसमें वॉल्यूम का चेंज होता है। यहां पे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम का चेंज आ रहा है, वॉल्यूम का चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये हो जाता है स्ट्रेस और ये होता है स्ट्रेन। ये माइनस का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, माइनस का मतलब यहां पे ये है। तो ऊपर क्या बन गया, स्ट्रेस, ऊपर बन गया हमारे पास स्ट्रेस और नीचे बन गया हमारे पास स्ट्रेन। अब ये जो है, ये स्ट्रेन जो है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो मैं इसको लिखूंगा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। माइनस का मतलब डीवी माइनस में जा रहा है, आप डिक्रीज कर रहे हो उसको, तो इसलिए हमारे पास स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब देखते हो तो उसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो अब जो P है इक्वल टू के आ गया, P इक्वल टू के आ गया, सिंपल सी बात। अब मतलब आगे जब भी हम कहेंगे इसमें तो P जो है वो K के बराबर हमने इसको प्रूव किया है। अब क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब हमने वेलोसिटी पीछे लेक्चर में देखा था, मैंने आपको दो वेलोसिटी निकालने को बोला था, एक बोला था लॉन्गिट्यूडनल वाला और दूसरा ट्रांसवर्स वाला। V है रूट के अपॉन डेंसिटी। आपके पास ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, डायमेंशनली आपको निकालना था कि वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला निकालें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये निकाला था कि रूट के बाय रो। अब के जो है हमने यहाँ पे P अभी प्रूव किया है, तो के की जगह पे P लिख देंगे और यहाँ पे रो लिख देंगे, बस डेरिवेशन खत्म हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे प्रेशर लिखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एयर की डेंसिटी लिखनी है। ये हमें याद करना है, आगे से कभी भी दिमाग में कोई भी कहीं कोई पूछ ले तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होता है, 1.031 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है, याद रख ले इसको, ये दिमाग में रखें हमेशा, ये होता है। और रो जो है डेंसिटी ऑफ एयर वो होता है 1.298 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000, मैंने आपको बताया वो 1000 किलोग्राम भार आता है 1 मीटर क्यूब के डब्बे में। हवा डालोगे क्या भार है, अगर मैं कोई खाली डब्बा उठाता हूं आपको कहा तो ये खाली है, खाली नहीं, हवा है उसमें, लेकिन हवा का अगर वेट करना चाहोगे, मास करना चाहोगे तो ये पता लगेगा 1.298 है उसके अंदर। अब मेरे पास है कि इसको वैल्यू को लिखो, आप इस वैल्यू को लिखोगे यहां पर 1.031 इंटू 10⁵ अपॉन रो जो है वो है 1.298। आप इसको डिवाइड करो और बताओ मुझे आंसर कितना आता है। देखो अब इसकी अगर कैलकुलेशन करते हो तो ये निकलेगा 281 के आसपास मीटर पर सेकंड। अब ये दिक्कत आई कि ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, तो न्यूटन भाई साहब की गलती है कोई ना कोई। तो वो गलती को ठीक किसने किया, वो लैपलास ने किया। लैपलास ने कुछ चेंजेस किए और उसके चेंजेस से हमारा आंसर सही आ जाएगा। अभी ये है कि जिसको नहीं समझ आया वो बताओ कि ये डेरिवेशन नहीं समझ आई। चलिए बेटा आगे देखिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखो बेटा इधर ध्यान से, लैपलास करेक्शन। ये बेटा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसमें से कोई भी न्यूटन का या इसका, दोनों का एक का मिल जाएगा। सुनो बड़े ध्यान से। अब हुआ क्या कि जो न्यूटन भाई साहब थे उन्होंने कहा कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, लेकिन जब इन्होंने पूरा सही से कैलकुलेट किया, समझा, तो इनको ये कहा गया कि जब हम बोलते हैं एक्चुअली में एयर में टेम्परेचर जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एयर की कंप्रेशन है, फिर उसको रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो आपने कहा है कि ये आइसोथर्मल है, वो कहेगा नहीं आइसोथर्मल नहीं है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि इतनी फास्ट प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर का टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बोल रहा हूं और आपके पास आवाज पहुंच चुकी है। ये वेव कितनी जल्दी मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे वो अलग बात है, हमारी आंखें इसी सक्षम नहीं है कि इन चीजों को देख सके। हम बोली जा रहे हैं और वेव आपके पास पहुंच रही है। इतनी फास्ट प्रोसेस है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इन्होंने ये कहा कि वी अज्यूम दिस प्रोसेस
is adiabatic, assume this process is adiabatic, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, उन्होंने ये बोल दिया। अब बड़े ध्यान से सिंपल सी बात समझना, आपको समझ आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने ये समझा था कि पीवी इक्वल टू पीवी रेस्ट पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है पीवी रेस्ट पर गामा। ठीक है, अब आपकी दिक्कत क्या है, आप जब पढ़ा रहे हो पता नहीं कहां चले जाते हो, प्लीज वापस आ जाओ। नहीं आया नहीं था पहले तो, जब भी देखता हूँ हाँ फिर बाद में कहेगा सर समझ नहीं आया, आप यहाँ होते ही नहीं हो। लल्लन प्रसाद यहाँ देखो, देखो इधर देखो मेरे बच्चा, होना क्या है ध्यान से सुनो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, अगेन वही वाली चीज हम फिर से कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हम पहले वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको पी को, फिर साथ में v रेस्ट पर गामा ऐसे ही लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब मेरे पास इसको किया था, p को किया, फिर इसको करेंगे। अब p को इसी तरह लिख देंगे और साथ में d जो है इसकी v रेस्ट पर गामा को कर देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जब करते हैं वो 0 आ जाता है। तो मेरे पास क्या आ गया, dp v रेस्ट पर गामा, ये इस तरह से ही ले रहने दो इसको, अभी इसको ऐसे रहने दो, प्लस p। अब जो है v रेस्ट पर गामा को करते हैं, x रेस्ट पावर n की डिफरेंशिएशन जब भी करते हो तो होता क्या है, n आगे आ जाएगा, x n रेस्ट पावर -1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, ये इस तरह से होता है। गामा जो है वो आप आगे लाओगे, गामा आगे लाओगे तो ये v रेस्ट पर गामा -1 हो जाएगा। अब जब आप इसकी सिर्फ इसके साथ अब जो है उसकी पावर के साथ आगे ला रहे हो तो साथ में dv भी लिखना पड़ेगा, तो dv भी लिखना पड़ेगा इसके साथ, बस। क्यों, क्योंकि आपके पास जब इस तरह से रेशो के इसके जो पावर के साथ खेलते हो तो आपको इस तरह से dv को लिखना पड़ता है इसके साथ, इतना आपको पता होना चाहिए बस। अब डेरिवेशन हमारी वही रहेगी बच्चों वाली, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, काम खत्म कर दो। हमने क्या करना है, हमने इसमें से एक छोटी सी चीज क्या करनी है, मैं स्टेप बना रहा हूं, आप चाहे वहां पे छोटे स्टेप में भी कर सकते हैं, अगर आपको नंबर चाहिए तो स्टेप बढ़ा सकते हैं आप। p और गामा ये लिख दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, v की पावर गामा, और साथ में लिख सकता हूं v की पावर -1, v की पावर -1। देखो अलग अलग कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। हाँ जी बेटा, ये डिफरेंशिएशन देखो बेटा, मैंने क्या किया, पहले p की डिफरेंशिएशन और साथ में v रेस्ट पर गामा। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं समझ आया। हाँ, इसके नीचे वाला, ये वाला, ये बेटा देखो p ऐसे कैसा लिख दिया, ये जो है d v की पावर गामा, इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे कि गामा आगे आ जाता है और v की पावर गामा -1 हो जाता है, और साथ में dv आता है, क्योंकि हम इस तरह से डिफरेंशिएशन का रूल्स होते हैं ये। ठीक है, अब मेरे पास, आप दोबारा समझो, अब v की पावर गामा -1 था, उसको अलग अलग कर दिया, v की पावर गामा और v की पावर -1 कर दिया। अब -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब होता है कि वो नीचे लिखा जा सकता है v की पावर 1, एक ही बात है। अब मेरे पास dv यहां पर आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इस सारे में से कॉमन निकालेंगे, v पावर गामा कॉमन निकाल लेंगे। अब मेरे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे dp रह गया, प्लस यहाँ पे p रह गया, और साथ में हमारे पास गामा रह गया, और यहाँ पे देखेंगे तो नीचे v रह गया। कोई दिक्कत इसमें से, कोई चीज ना समझ आई हो, साथ में dv लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, इसको इस तरह से इक्वल टू 0, ये v रेस्ट पर गामा अगर 0 के नीचे जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, नीचे ले जाऊंगा, और रह क्या जाएगा मेरे पास, dp प्लस p गामा अपॉन v, और साथ में dv इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये है कि आप वही वाला सेम खेल खेलेंगे, ये वाला dp वाला वो उधर ले जाएंगे, तो प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये p गामा अपॉन v और dv, और साथ में इक्वल टू -dp। अब dv जो है यहां से उठा के मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो यहीं से लिख रहा हूं, तो ये dv नीचे आ जाएगा। अब v जो है आप फिर से अगेन देखोगे तो v हमारा क्या बनेगा, ये p और गामा और ये -dp अपॉन dv, और v जो है नीचे था ऊपर चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई, लेकिन मैं नीचे लिख दूंगा, क्यों, जैसे पहले लिखा था,
जैसे पहले मैंने किया था, ऊपर v है वो नीचे आ जाएगा। अगेन आप देखोगे तो हमें फिर ये देखने को मिलता है, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेन, और ये क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो अब के थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, पी गामा जो है वो के बन गया, पहले पी जो था वो के था, अब पी इंटू गामा जो है वो के है। अब करना क्या है आपको, सिंपल सी बात कि वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट के बाय रो था। अब मुझे क्या करना है, आपको ये के की जगह पे पी इंटू गामा अपॉन रो, फिर अगेन वही बातें करेंगे। पी कितना है 1.031 इंटू 10⁵ और रो कितना है 1.298। वो हमें याद ही होना चाहिए, हमेशा ही याद होना चाहिए। मैं अगर लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं कि रूट ये वाला गामा अलग लिख लिया जानबूझ के, और साथ में लिख दिया ये वाला रूट पी बाय रूट। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, वो करके रखा था, कितना 281 आया था 281। तो रूट गामा जो होता है वो 1.4 होता है डायटोमिक गैस के लिए, एडियाबैटिक इंडेक्स गामा जो है 1.4 होता है एयर के लिए, डायटोमिक के लिए, और ये है 281, ये मल्टीप्लाई 281। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 340 के आसपास कहीं निकलेगा। देखो बेटा आपको क्या करना है, सुनो, ये पीछे वाले में था, अब मैं बताता हूं, शाबाश पूछ तो लिया। ये देखो बेटा P जो है प्रेशर होता है 1.031 इंटू 10⁵ पास्कल, ये वैल्यू होती है इसकी, तो मैंने ये P लिख दिया। रो जो है एयर का वो हमारे पास होता है 1.298 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू होती है। आप इसको लिखो, अंडर रूट करो 281 आ जाएगा। उसके बाद इसको 1.4 से इससे मल्टीप्लाई करोगे 340 के आसपास कहीं आता है, तो आप देखोगे तो 330 के आसपास कहीं आएगा। देखो एक बार, देखो कितना आता है एग्जैक्ट, कैलकुलेट करके देख लो, पता लग जाएगा। आप करो 1.4 का अंडर रूट और साथ में इंटू 281 कर दो। किसी को कुछ ना समझ आया हो तो पुलिस, किसी को कुछ ना समझ आया हो 332 इसके आसपास ही आएगा बेटा, 330 के आसपास आएगा, 332। तो ये उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि एडियाबैटिक हमने माना है एग्जैक्टली 100%, कभी भी कोई भी प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं होती, इसलिए कुछ करेक्शंस हैं, और 340 एग्जैक्ट वैल्यू आती है, 340 एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो ये हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है, एयर के अंदर जो है साउंड की स्पीड इतनी होती है। अब मेरे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड जो है हमने बोला, तो वो हमारे पास जो है 340 के अराउंड आया। अब हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड है बेटा वो सब जगह अलग अलग है। आप सॉलिड में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होती है सॉलिड्स के अंदर। ये आपने कभी किया भी हो, आयरन का पीस अगर कहीं, तो आप एक तरफ आयरन का पीस यहाँ पे लगाओ और दूसरी तरफ टक मारो, बहुत जल्दी आपके पास साउंड पर पहुंचेगी। और कई बार इवन ये बच्चे करते हैं, बेंच के ऊपर ऐसे लेटा, दूसरे ने आके मुक्का मार दिया, उसके ऊपर नहीं, चाहे बेंच पे मारा, लेकिन बेंच से आवाज इतनी जोर से आएगी ना आपके, आप हैरान हो जाओगे, इतनी जल्दी स्पीड ऑफ साउंड है, इतनी ज्यादा है। तो आप देखोगे स्टील के अंदर जो है वो 5000 मीटर पर सेकेंड है, और वाटर के अंदर देखोगे तो 1500 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे एयर में देखोगे 340 मीटर पर सेकेंड है। तो कहां 340, 1500, यहाँ 5000। तो सबसे ज्यादा आपको सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड देखने को मिलेगी, फिर लिक्विड में, फिर गैसियस में, क्योंकि हमारे पास वही ऑब्वियसली मीडियम, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देखनी बहुत जल्दी आसान है, वो आपस में इतनी क्लोजली पैक्ड है। जितना मॉलिक्यूल्स दूर होते जाते हैं उतना उसको इंफॉर्मेशन देनी उतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब ये पानी में और मुश्किल है और एयर में और ज्यादा मुश्किल हो गया। तो इसको लिखिए प्लीज। तो स्टील की लिख लीजिए, स्पीड ऑफ साउंड स्टील की है 5000, वाटर की 1500, ठीक है, बस लिखो। आपको इससे यही पता लगेगा, बुक में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड है, उसके बाद कम है लिक्विड में, और गैसियस में सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन यहाँ पे ये सिस्टम बन जाता है। तो इवन आप ना अलग अलग साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड्स में देखोगे, जैसे स्टील में 5000 है, एल्यूमिनियम में 6300 है, और आयरन में देखोगे 5130 है, कॉपर में 4760 है, ग्लास में है 5660। तो ये अलग अलग सॉलिड्स में वैल्यू है, आपको याद
बात नहीं करनी, जस्ट आपको एक फीलिंग दे रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। वाटर में देखोगे, सी वाटर में, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में और मर्करी में, सब में अलग अलग आपको देखने को वैल्यू मिलेगी। मतलब वो इतना सोचते हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, इतनी कैलकुलेशन करके आपके सामने रखा पड़ा है, गूगल में लिखा हुआ है, आप सिर्फ आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो इसको। अब आगे चलो, अब मेरे पास क्या है, अब एक चीज आती है कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर अलग अलग इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दो तो क्या असर पड़ेगा। प्रेशर कहां पे इंक्रीज कर सकते हो, आपके पास कोई सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर उसके अंदर गैस जो है वो आपने बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर पे भर के रखी हुई है, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ेगा, स्पीड का, स्पीड जो है प्रेशर का क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी जो है, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट के बाय रो हमने ये लिखा था। ठीक है, रूट के बाय रो लिखा था। अब हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया कि अगर हमारे पास प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है, तो उसके अंदर अगर प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है तो P जो है हमारे पास K के बराबर है। P और K एक ही बात है हमारे पास, तो P जो है P बाय रो अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूला वही वाला है, रूट के बाय रो, रूट के बाय P बाय रो, एक ही बात है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि P बाय रो है, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये हमारा कांस्टेंट है, इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होती। एक्चुअल में ये होता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वैसे ही डेंसिटी भी बढ़ जाती है। आप क्या करोगे, किसी चीज को पकड़ के दबाओगे, प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें उसको दबाना पड़ेगा, जब आप उस चीज को दबाओगे तो वहां डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर बढ़ा, डेंसिटी बढ़ी, दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं, इसलिए वेलोसिटी पे कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलता। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। लेकिन अब हमें प्रूव करना है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, हमें फॉर्मूला पता है। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं देखूं तो m अपॉन कैपिटल M लिख लेता हूं, P यहां लिखूं, V नीचे ले आया, V नीचे ले आया, R T। अब P अपॉन V, अगर आप इसको देखोगे M अपॉन V, M अपॉन V, ये देखोगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, डेंसिटी, तो ये बनेगा रो अपॉन M R T और साथ में आ जाएगा P। अब P रो इधर लाओ, P बाय रो जो है वो आ जाएगा R T बाय M। अब आप चीज देखो, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर जो है कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल है, मॉलिक्यूलर मास जिस गैस का वो कांस्टेंट ही रहता है, मॉलिक्यूलर मास वो चेंज नहीं होता। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। सो P अपॉन रो इज कांस्टेंट, सो वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी of sound will not change, will not change, will not change if we change pressure। इधर देख लो बेटा, लिख लो इसको, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, चलो आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब जो एक आ गया चेंज ऑफ प्रेशर वाला, एक लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। इसके ऊपर क्या डिफरेंस हमें पर देखने को मिलेगा, तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता लग गया, क्या, रूट P बाय रो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे रो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप रो वेलोसिटी जो है रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से है, मतलब आपकी डेंसिटी अगर इंक्रीज करोगे तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको सिंपल सा याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। जल्दी लिखो, नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी
ऑन स्पीड ऑफ साउंड, आपको पता ना हो चाहे ना हो, हवा में नमी है, ठीक है। हाँ, हवा में बहुत नमी होती है, नमी मतलब ह्यूमिडिटी होती है। आप में एयर जो है, हवा में एयर के अंदर पानी जो है वो ड्रॉपलेट छोटे छोटे इतने बारीक है, हमें दिख नहीं रहे, लेकिन वो है। नमी ये पता लगता है जब हमें यहाँ पे कम हो जाए हम नमी या ज्यादा हो जाए, दोनों ही तंग करती हैं। आप में जैसे ने कभी कूलर चलाया घर में, उसको पता होगा, गर्मियों में कूलर चला के देख लो, आपको पता लग जाएगा। आप हम क्या करते हैं, पहले कमरा सारा बंद और यहाँ पे कूलर लगा दिया, अब एयर लगातार यहाँ पे आई, एयर के अंदर पानी आया, कूलर में पानी डाला और ह्यूमिडिटी बढ़ा दी। उसके बाद थोड़ी देर बैठो कूलर में, आधा घंटा बैठोगे, आपको अजीब सा लगने लग जाएगा कि जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है। तो अब मेरे पास यहाँ है कि ह्यूमिडिटी जो है वो चेंज होती रहती है। जो डेंसिटी, अब देखो पहली बात कि हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है एयर में है, पहली बात तो ये समझने वाली है, ह्यूमिडिटी ये हमारे पास एयर में है, ठीक है। ह्यूमिडिटी ये हमारे पास एयर में देखने को मिलती है। अब ये समझना है हमें इसका फर्क क्या पड़ेगा। तो डेंसिटी जो है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है, एयर की डेंसिटी कितनी होती है 1.298, ये हमारे पास वैल्यू होती है जो हमें पता ही होनी चाहिए, ये हमारे पास होती है। लेकिन अकेले वाटर वेपर की डेंसिटी देखोगे, अकेले वाटर वेपर की डेंसिटी देखोगे तो वो हमारे पास कम होती है, वो हमारे पास होती है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो आप देखोगे यहाँ पे ये 1 किलो से ज्यादा है और ये 1 किलो से कम है, तो ये दोनों मिक्सचर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे डेंसिटी और कम हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास डेंसिटी जो है ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है एयर सिंपल की एयर से, वो वहां से कम होती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी अगर कम होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये लिखेंगे फॉर ह्यूमिड एयर, बेटा ह्यूमिड एयर वेलोसिटी विल इंक्रीज। याद लिख लीजिए, इसको इस तरह से लिख लीजिए। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, वहां पे डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी मतलब ह्यूमिडिटी अगर आप इसमें है तो हमारे पास डेंसिटी कम होती रहेगी, डेंसिटी कम होती रहेगी तो हमारे पास वहां पे वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब इसका मतलब क्या है, एक बार मतलब समझ लोगे तो आपको सारी जिंदगी समझ आ जाएगा। सुपरपोजिशन क्या है कि एक वेव दूसरे वेव के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। जैसे मैंने आपको कल भी वीडियो में दिखाया था कि दो वेव एक साथ में अगर जनरेट कर दूं तो वहां पे हमारे पास क्या डिफरेंस पड़ता है। अब मैं अगर कहूं कि एक वेव हमारे पास आ रही है, मैं इधर से अगर एक वेव बनाने की ट्राई करता हूं कि मैं इधर से वेव एक बनाऊं, मैं इधर से बनाऊंगा, मैं एक इधर से बना दूंगा, दोनों आपस में कहां प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये हमारे पास अगर मैं इधर मारूं तो आपको ये देखने को मिलेगा कभी कभी ये होता है कि इसकी वेव अगर इसकी वेव के बिल्कुल एक साथ चली है इस तरह से, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है उसका। क्या है कि एक साथ दो वेव सेम पॉइंट से शुरू हो गई, ऐसे हुई, एक इधर से आई एक इधर से आई, लेकिन दोनों ही एक साथ मैं अगर कर दूं तो आप देखो अचानक से ऊपर बहुत उछला था ये, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज कर सकते हो तो ये देखना, अब ये देखो आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है कि एक दूसरे को फायदा दे रहा है, वो एक दूसरे को फायदा दे रहा है। इसकी एम्पलीट्यूड कुछ था, देखो ज्यादा नहीं, क्या इसका एम्पलीट्यूड कुछ था, लेकिन दोनों का एक साथ हुआ तो एम्पलीट्यूड प्लस हो गया। तो आप क्या करोगे, अगर हमने सेम फ्रीक्वेंसी का एक ही टाइम में दोनों को फेंका तो कंस्ट्रक्टिव बन गया। अगर यहां पे उल्टा हो जाता, कैसे, मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। देखो बेटा, मेरे पास क्या है कि एक वेव हमारे पास यहां से आई, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये है, और एक वेव हमारी यहां से आई, ये गई इस तरह से, ठीक है।
और दूसरी वेव हमने दूसरी तरफ से अगर फेंकी और ये हमारे पास आई, ये भी इसी तरह की आ गई, इसी तरह की आ गई, तो आपको पता लगेगा कि यहां पे ये दोनों एक साथ मैच कर गई। इसलिए जब फाइनली हमें देखने को मिला तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा देखने को मिला, ऐसे देखने को मिला। इस तरह की वेव जो होती है वो क्या कहलाती है, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, ये है कंस्ट्रक्टिव। दूसरा क्या है कि ऐसा ना हो, तो ऐसा ना हो, जरूरी ऐसा है कि सेम बन जाए नहीं, कई बार जरूरी नहीं होता। आपकी इंटरफेरेंस जो है गड़बड़ भी कर सकती है। कैसे? आपने इस तरह से बनाया, इस तरह से एक वेव बनाई, लेकिन दूसरी वेव जो आई वो उल्टा आ गई, इस तरह से, इस तरह से आ गई, ये इस तरह से आ गई, ये इसको काट रहा है उल्टा, ये इधर जा रहा था वो उधर चला गया, इसने इधर खींचने की कोशिश की, इसने इधर, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमारे पास क्या है, ये है कंस्ट्रक्टिव और ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको लिख लो, लिखना तो बना लिया होगा। आप इन दोनों को एक साथ देखोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है, ये लाइन बीच में आ जाएगी कि इसने इसकी फाइनल वेव जो है उसको खराब कर दिया, फाइनली जो है वो वेव खराब होगी कि वो डिस्ट्रक्टिव थी, एक ने दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। तो ये डिस्ट्रक्टिव इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। इसको आप किसी और तरीके से देखो तो ये एक और तरीका इसको देखने का, आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 वेव अलग अलग बना देनी है ताकि आपको 3 अलग अलग तरीके से मैं समझा सकूं। इसमें है वही चीज लेकिन तीनों को अलग अलग कर दिया, बस कुछ नहीं है। ये देखो देखो बेटा, एक वेव आई, या मान लीजिए ये वाली एक वेव ये वाली आई, दूसरी वाली वेव जो है वो यहां से आई, मान लीजिए इधर से आई और ये इस तरफ जा रही थी, ऐसे थी। तो आपको फाइनली जो है वेव आपको देखने को मिलेगी वो तीसरी जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, क्योंकि वो एक ही फेज में है, सेम फेज में है, इसलिए मेरे पास क्या होगा, यहां पे ज्यादा एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो दोनों के एम्पलीट्यूड प्लस कर दिए, ठीक है। और यहां पे अगर मैं कहूं नहीं सर मुझे तो अलग तरीके से एक और बना के दो इसमें, तो यहां पे तीसरा एक और बना देते हैं। कैसे? ये देखो, अगर मैं कहूं ये है 1 2 और 3, यहां पे ये है, और मैंने क्या कहा, इसको जानबूझ के देखो, इसको ऐसे बना दिया मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देता हूं जानबूझ के ताकि आपको चीज समझ आ सके जो मैं समझाना चाहता हूं। ये देखो, ये थोड़ा कम कर दिया, तो ये पूरा कैंसल आउट नहीं करेगा, इसमें जो है थोड़ा सा कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जब आप देखोगे तो इसमें फाइनली हमारे पास ऊपर की ओर थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव और ये कंस्ट्रक्टिव आपको देखने को मिलेगा। ये देखो बेटा, ये क्या है, एक वेव आई, इस वेव को इस तरफ से गया, दूसरी वेव आई वो इस तरफ से थी, ऐसे ये दोनों सुपर इंपोज हुई, तो इसको और इसको एड अप करके ये बहुत सारा डाउन नीचे चला गया, इसको और इसको नीचे कर दिया। इसी तरह एम्पलीट्यूड ये वाला प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव, ये हमारे पास वेव आई, बहुत ज्यादा थी एम्पलीट्यूड, यहाँ छोटी सी वेव लेकिन उल्टा आई। उल्टा मतलब ये ऊपर जा रहा था, नीचे आ गया, नीचे आ गई, तो अब प्लस करना है इसको। ये देखो, ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, तो फाइनली आपको सिर्फ इतनी ही एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। मतलब आपने एम्पलीट्यूड को जोड़ना है, जहां आपको ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास टोटल जो है वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारे पास ये वाली यहाँ पे प्लस, ये देखो ये माइनस माइनस, तो ये ज्यादा माइनस, ये प्लस प्लस, ये ज्यादा प्लस, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आपने क्या करना है, इसको समझना है हमारे पास, और ये हमारे पास है ये कुछ इस तरह से, इसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं इसे। ये क्या है, व्हेन 2 or more waves travel through the same medium at the same time, the resultant displacement of any particle of the medium is the algebraic sum of the displacement product by each wave individual, ठीक है, produced तो sum of displacement produced by each wave individually। तो आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो हमारे पास मैथमेटिकली देख लेंगे तो y1 उसके डिस्प्लेसमेंट थी, y2 दूसरे की थी, तो फाइनली y निकलेगी y1 प्लस y2। जी करिए। देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा है,
आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। एक है स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा। होता क्या है कि वेव्स हमें जो देखती हैं, आपने, मैं आपको दिखाई देता हूं, ऐसे नहीं फिर मजा नहीं आएगा। हमें ये देखने को मिला था कि वेव्स के अंदर आप जब भी यहाँ पे वेव बनाते हो ना कोई, ऐसे लगता है जी वेव आगे की जा रही है। ये देखो ऐसे जा रहा है, ये पानी जा रहा है आगे, ये देखो वेव आगे गई। लेकिन हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स ऐसी वेव्स हैं जहां पे आपको वेव आगे जाती हुई नहीं दिखेगी। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो, अब मैं अगर देखता हूं इसको कि यहां से मैं वेव बनाता हूं, तो आप वेव बनाते हो ना, तो इसको ये देखना अब बड़े ध्यान से, ये देखो ये वेव बन रही है, आपको मोशन देखने को मिल रहा है। ये देखो वेव आगे गई, तो वेव मूव होती दिखाई दे रही है। लेकिन विनय भी और मैं भी दोनों एक साथ अगर वेव बनाए, ठीक है, इसको झटका देना बेटा, एक साथ देना है दोनों, ऐसे करो, ये देखो करो, एक साथ करो, ठीक है, दोनों एक साथ करो, और करते रहना, ठीक है, मेरे साथ ही, इधर देखो ऐसे झटका देना ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस चीज को देखना बेटा, ध्यान से देखना, करते रहना मेरे साथ, ठीक है। ये देखो, अब आप देखोगे वेव एक ही जगह पे है, कहीं जा ही नहीं रही, ठीक है। आप देखो, ये देखो वेव एक ही जगह पे है। ये जो एक ही जगह पे है ना, ये स्टैंडिंग वेव्स कहलाती है, स्टैंडिंग वेव्स कहलाती है। एक बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, आप एक जगह पे तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, ठीक है, वीडियो ऑन करना बेटा, ठीक है। यहां पे देखो, आपको देखने को मिल रहा है यहां से तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है और बीच में जा ही नहीं रहा कहीं पे। ये देखो, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां मूवमेंट नहीं है, उसको आप कह देते हो नोड्स, NODES, नोड्स। और ये जो मैक्सिमम ऊपर जा रहा है वहां, उसको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो ये स्टैंडिंग वेव है, ये आगे नहीं जा रही, तो इसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। कब होगा, जब हम वेव के दो वेव हमारे पास सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी की आपस में मैच कर जाए, तो उसको हम स्टैंडिंग वेव्स कह देते हैं। फीलिंग आई, थोड़ी सी समझ आया। तो ये जो पॉइंट आया ना बीच में बेटा, पॉइंट आया बीच में, वो पॉइंट ही नहीं समझ आता। आप मानोगे, हम ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको ये नोड्स ही नहीं समझ आता, ना एंटी नोड समझ आता क्या है। आपने सिंपल सी बात देखी यहां पे, तो ये बीच वाला पॉइंट जहां पे मूवमेंट है ही नहीं थी, वहां पे एम्पलीट्यूड कितना था, और बीच में एंटी नोड्स था, वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। मैक्सिमम आगे से कभी कोई कहे कि नोड्स पे कितना है एम्पलीट्यूड, आपको कोई 0, एंटी नोड्स पे कितना है, मैक्सिमम है, और आपको याद कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने देख लिया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो है, इसलिए मैंने दिखाया कि वेव्स भाई साहब ऐसे नहीं है, वेव्स आपको देखने मिलती है कि आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 हम देखते हैं कि इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। ये थोड़ा सा समझ आया। तो ये हमारे पास समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डेफिनेशन है, तो एक बार ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम स्पीड ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन सेम मीडियम। दोनों ऑपोजिट मीडियम में आ जाए, उधर से आए इधर से आए, दोनों वेव आ गई, सेम एम्पलीट्यूड की सेम फ्रीक्वेंसी की सेम स्पीड की आ गई, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि स्टैंडिंग वेव है, रुकी हुई है। वहां स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव एक ही बात है कि रुकी हुई है, स्टैंडिंग है एक जगह खड़ी हुई है, आपको देखने को मिलता है। इस तरह इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। प्लीज लिखो इसे। अब थोड़ा सा ध्यान से हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखो, आपको क्या करना है, यहां पर एक लाइन इस तरह से बनाना, कलर अलग अलग करने की ट्राई करूंगा बेटा ताकि आपको समझ आ सके। हाँ जी बेटा, मेरे साथ साथ बनाते रहो तो अच्छे रहोगे, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा कि सर क्या करागे। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से करना इन चीजों को। जब मैंने बोल दिया कि कंफ्यूजन होगी, सच में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए बेटा, एक पूरे पेज पे, पूरे पेज का, चाहे ऐसे इंक्लाइन कर लो दूसरे साइड। इस तरह से कर लो बेटा। 1 2 3 4
नहीं नहीं, साथ साथ बनाते रहो कुछ ना कुछ बेटा, ऐसे नहीं तो लेट काफी टाइम लग जाएगा आपको। बेटा देखो, आपको मुश्किल है, मैं बना दूंगा, ठीक है। आपके लिए कलर तो आपके पास है नहीं है, तो ये मैं बना रहा हूँ कलरफुल, ताकि आपको थोड़ा इजी समझ आ सके, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो बेटा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाद में आपको मौका देंगे। पहले ये बना लिया तो रुक जाओ अब, चलो रुक जाओ, अब रुक जाओ फिर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ नहीं पता लगेगा। देखो बेटा, हमने क्या करना है कि एक वेव को स्टार्ट करना है। एक वेव को इधर से स्टार्ट करेंगे, एक वेव को इधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टैंडिंग वेव्स का बताया कि दोनों वेव्स ऑपोजिट ऑर्डर में आ जाए तो हमारे पास क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम t 0 पे देखेंगे कि हमारे पास यहां से एक वेव आई, यहां से हमारे पास एक वेव उठेगी और ये हमारे पास यहां ऊपर जाएगी, ठीक है, इसके साथ मैच करेगी और यहां जाएगी और इसके साथ मैच करेगी। ये देखो, इस पॉइंट्स के साथ मैं मैच कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन है कि मैंने एक पॉइंट छोड़ के हाफ में यहां जोड़ दिया। अब ये एक वेव कंप्लीट होगी, इसको कहते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। अब ऑसिलेशन जब कंप्लीट होगी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे कितने पॉइंट है, ये तो 1 2 3 4 हाफ में मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अब मेरे पास अगेन यहाँ पे फिर से जाएगा और यहाँ से फिर से हमारा ये सेम पॉइंट वैसे का वैसा ही बन जाएगा, इस तरह से। तो दो वेव मैंने यहाँ पे, एक वेव को यहाँ पे आगे गया फिर आगे ले गया। अब दूसरी वेव जो है मैं उल्टा ऑर्डर में चला दूं, अगर उल्टे ऑर्डर में चलाऊं और इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूं। मैंने इसको किया कि ऊपर की ओर जा रही है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा लेकिन वो नीचे की ओर जाएगी। अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, इसके साथ ही मैच कर दूंगा, सेम एम्पलीट्यूड की होगी, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करूंगा ताकि आपको दिखे, नहीं तो मैच करना मुश्किल हो जाएगा, अजीब सा लगेगा। तो मैं हल्का सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये हम ऐसे दिखा देंगे इस वेव को, ये हमारी वेव जो है वो इस तरह से यहां 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 चली गई। तो आपको ये साफ साफ ही देखने को मिल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टिव वेव है। क्या ये वेव और ये वेव आपस में जुड़ रही है, एडअप हो रही है। ये हमारी टी टाइम जो है वो 0 पे है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, टी टाइम जो है वो हमारा t/4 पे है। t/4 मतलब चौथे हिस्से पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 हिस्से बनाए, 4 टाइम में दिखाऊंगा। जैसे मान लो जी कि 4 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रही थी, 4 सेकंड, देखो 1 2 3 4 सेकंड, और 4 सेकंड बाद एक वेव पूरी होगी। उसने बोला कि 1 सेकंड बाद बताओ कहां वेव पहुंची। पहले 0 पे जब वेव थी तो यहां थे, अब 1 सेकंड बाद कहां आ जाएगी, यहां पर पहुंच जाएगी। थोड़ा सा समझ लो, नहीं तो नहीं समझ आएगा। सुनो ध्यान से, वेव स्टार्ट हुई यहां से, ठीक है। इसने वेव ने यहां से शुरू हुई, इसको ऑसिलेट किया, इसको ऑसिलेट किया, इसको ऑसिलेट किया, यहां पे आई, फिर नीचे गई, ऑसिलेट किया और यहां आ गई। अब अगले ही सेकंड में क्या होगा, ये वेव यहां पहुंच जाएगी अगले सेकंड में। क्यों? क्योंकि हम t/4 पे ले रहे हैं, चौथा हिस्सा। सुनो दोबारा समझो, पहली बात आप इसको समझो।
पहली बात आप इसको समझोगे तब आगे समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, एक मिनट मैं आपको यहां से समझाता हूं, पहले यहां समझोगे तो आगे समझ आ जाएगा। देखो मैं अगर यहां से कोई वेव स्लो करता हूं, ठीक है, और इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, आप देखना ध्यान से, ये देखो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से शुरू करूंगा, ध्यान से देखना, जी टाइम टी पे, जीरो पे, अभी जीरो है, वेव यहां से शुरू होगी, ये मैंने उठा दी और एक सेकंड बाद कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, ये देखो यहां से शुरू हो रही है, एक सेकंड बाद अगले ही सेकंड कहां पहुंच जाएगी, यहां, उसके एक सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगी, यहां, वेव यहां पे है, अगले ही सेकंड कहां पहुंचेगी, वहां। समझ गए? तो हर एक सेकंड बाद, या टाइम की बात करूं, अब देखो ऑसिलेशन कंप्लीट कैसे होगी, जब ये वापस आएगा, ये देखो ये वापस आ गई, ये वापस आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, ये देखो दोबारा देखो, मैंने मान लीजिए मैं 0 सेकंड पे यहां पे थी वेव, स्टार्ट कर दी और मैं कहा कि यहां पहुंच गई, तो यहां पहुंच चुकी है, T1 पे यहां पहुंच गई, ठीक है, T2 पे वहां पे पहुंच गई, तो जहां मैं कहता हूं कि थोड़ी देर बाद पहुंच गई, तो वहां पहुंच चुकी है, देखो पॉइंट 0 पे आ गया। तो मैं क्या कहता हूं, इसको ध्यान से देखो, पहले टाइम 0 पे क्या था, यहां पे थी, टाइम मान लीजिए एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, देखो ये गई, ये गई, ये गई, यहां पहुंच गई, टाइम टी मतलब पूरे का पूरा जितना टाइम पीरियड उसका था, चाहे 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, जितना भी था, उसके बाद यहां पहुंच जाएगी, उसके चौथे हिस्से में कहां होगी, यहां पे। अगर मैं कहूं कि टाइम चौथे हिस्से पे है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा टाइम जो है चौथे हिस्से पे, तो वेव यहां पे पहुंची है, और ये वेव जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, ये ऐसे बनाई और यहां तक पहुंच गई, ठीक है, इसको कवर करके इस तरह से बना लेना, इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको यहां पे, क्यों, क्योंकि यहां से शुरू वहां पहुंच चुकी है वेव, टाइम टी कितना है, T/4 है। अब उधर से भी देखो, पहले टाइम टी 0 पे थी, यहां पे T/4 पे हो जाएगी, यहां पे पहुंच जाएगी, लेकिन जाएगी नीचे जाएगी। अब मैं देखूंगा तो ये मेरी वेव जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ये देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहां पे देखो ये डिस्ट्रक्टिव है, यहां पे पहले यहां पे एक साथ चल रही थी, यहां पे डिस्ट्रक्टिव में आ गई, उल्टा में आ गई। अब देखो टाइम जो है, टाइम T/2 पे ले लिया, अब देखो T/2 मतलब ये T/4 था, ये T/2 है, तो यहां पे T/2 पे यहां से शुरू होगी, अब वेव शुरू होगी यहां से जाएगी, यहां जाएगी और यहां जाएगी, और उसमें हमारे पास क्या होगा, T/2 पे T/4 ये, T/2 ये, तो ये देखो ये यहां पे और ये यहां पे। अब फिर ये कंस्ट्रक्टिव में आ गई, क्यों, दोनों एक साथ आ गई। इसको कंप्लीट करना चाहते हो तो यहां से कंप्लीट हो जाती है जी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, टाइम जो है वो 3/4T, मतलब अब कहीं 75%, पहले 25%, देखो 25%, 50%, ये 75%, 75 देखो 0 पे यहां, T/4 पे यहां, T/2 पे यहां, 3/4 पे यहां पर। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी मेरे पास, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब मेरे पास ये वेव भी यहां पे कंप्लीट कर देता हूं, यहां पे, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली कहां आ जाएगी, देखो T0 पे, T/4 पे, T/2 पे और ये 3 पे, ठीक है, 3 मतलब 3/4 वाले पे। अब मेरे पास यहां नीचे से जाएगी, यहां से, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये देखो एक, ये हमारे पास T/2 है, T/4 है, ये T/2 है, ये 3/4। एक गड़बड़ कहां हो रही है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये हमारी, ये देखो ये है, ये हमारे 3/4T पे, यहां पे देखो T/4, T/2 और ये 3/, ये है, तो ये यहां से शुरू होगी, यहां से
ये इस तरह से होगी बेटा वेव, ये इस तरह से होगी। और मेरे पास यहां पे देखो 0, फिर t/4, t/2 और ये 3 वाला, तो ये देखो ये नीचे से जाएगी इधर, ये नीचे से जाएगी। फिर से हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव बना रही है, फिर से डिस्ट्रक्टिव बना रही है। और लास्ट फिर आप देखोगे तो t इक्वल टू टी पे आ जाएगी। t मतलब कंप्लीट होगी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कंप्लीट होगी तो ये रही, नई एक और आ जाएगी वेव, नई एक और वेव आ जाएगी और ये यहां पे इस तरह से दिखेगी, ये कुछ इस तरह से दिखेगी ये। अब उधर से जब स्टार्ट करोगे, उधर से स्टार्ट करोगे तो ये देखो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर गई और यहां से शुरू हुई और यहां से फिर से ये इधर चलेगी, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव बन जाएगी। तो ये अलग अलग टाइम पे आपको दिखाना होता है वहां पे कि अलग अलग टाइम पे हमारे पास वेव क्या क्या बना रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास भाई साहब यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो वेव्स है वो कहीं आपको मैच कर रही है, कहीं हमारे पास मैच नहीं कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे वेव जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी कि आपकी कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव है। जहां पे हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, इन पॉइंट्स को कहेंगे हम पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, नोड्स। और ये हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट जो है वो है पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। तो हमारे पास ये वाला डायग्राम जो है ये आपका फेमस है, ये फेमस है आपका। अगर आप इसमें भी देखोगे तो इसमें मेरे पास बच्चे होगा क्या, इसमें आप फाइनली जब देखोगे ये कंस्ट्रक्टिव है, ये देखो अब रेड कलर यूज कर लेते हैं इसको, या ये कलर देखो, इसको अगर देखोगे कंस्ट्रक्टिव, ये देखो कंस्ट्रक्टिव है, ये दोनों जुड़ गई, दोनों जुड़ गई आपस में। और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है तो बीच में आ गई, यहाँ पे ये बीच में आ गई, डिस्ट्रक्टिव है ये डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, इसको बना लो, ये हमारे पास इस तरह से बनेगी। आप इसको करने के लिए पेंसिल और पेन दोनों की हेल्प लेना, तभी आपको समझ आएगा वहां पे क्या पेपर में कैसे बनाना है। अब एक चीज देख लो ध्यान से, देखो हमारे पास क्या है, नोड्स को समझना होता है और एंटी नोड्स को समझना होता है। नोड्स वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे हमारे पास एक पॉइंट ऐसा था जहां पे कोई भी वैल्यू मूव नहीं कर रही थी, कोई भी मटेरियल मूव नहीं कर रहा था। तो एन की वैल्यू सिर्फ आपको क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करनी है, 0 1 2 3 इस तरह से पुट करनी है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसमें एन की वैल्यू 0 पुट करता हूं स्टार्टिंग में, नोड्स चेक करने के लिए, नोड चेक करने के लिए n का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मेरे पास n लैम्डा अपॉन 2, तो ये 0 बन जाएगा। मतलब हमारे पास जो है स्टार्टिंग का पॉइंट है, जो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग का पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आपको नोड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नोड देखने को मिलेगा, यहाँ पे नोड हमारा आ जाएगा। इसी तरह हम देखोगे 1 पुट करते हैं तो n इक्वल टू 1 हमारे पास पुट करते हैं तो 1 इंटू लैम्डा बाय 2, तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय 2। मतलब अगर हमारे पास यहां से यहां, देखो बड़े ध्यान से देखना इसी को, यहां से लेकर बटा यहां तक ये जो पॉइंट है, ये क्या होता है हमारे पास, एक यहां पे ये हमारे पास होता है लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब लैम्डा बाय 2 ये मेरे पास यहाँ पे देखो, ये पॉइंट जो आएगा नोड्स वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी देखो, ये देखो ये पॉइंट देखो, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी। इसी तरह इसमें भी देखो, यहाँ पे देख लिया, इसी तरह इसमें कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे भी है, ये देखो ये वाला पॉइंट आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको कोई भी वेव नहीं देखने को मिलती। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ का हाफ, वेवलेंथ का हाफ देखो, वेवलेंथ का हाफ, यहाँ पे भी नोड है। अब इसी तरह हम अगर देखें तो n इक्वल टू 2 कर देते हैं, n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू लैम्डा और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो लैम्डा, तो वहां लैम्डा मतलब वेवलेंथ, पूरी की पूरी वेवलेंथ के बाद भी एक नोड देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे कि मेरे पास इस पॉइंट के बाद यहां पे आया नोड, फिर इसके बाद यहां पे आ गया, इसके बाद यहां पर आ गया, ठीक है, इसके बाद यहां पर आ गया। और इसी तरह आप देखोगे तो एंटी नोड देखोगे, एंटी नोड में देखो n इक्वल टू 0 पुट करो तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 0
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास लैम्डा साथ में क्या है, लैम्डा, साथ में लैम्डा, तो लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 का मतलब क्या है, लैम्डा बाय 4 का मतलब है इस पूरे का चौथा हिस्सा, इस पूरे का चौथा हिस्सा कहां है, यहां पर, तो ये एंटी नोड है, ये देखो ये पूरा लैम्डा है, ये पूरा लैम्डा है, तो लैम्डा बाय 4 का मतलब यहां पर एंटी नोड है, ये देखो सबसे ज्यादा यहां देखने को मिलता है, तो लैम्डा बाय 4, और इसी तरह यहां पे भी आ जाएगा, यहां पर भी, तो वो निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे हमारे पास n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू 1, तो मैं देखता हूं हमारे पास 2 1 प्लस 1 बाय 4 और साथ में लैम्डा, अब देखेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में लैम्डा, तो 3 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा, 3 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा, मतलब 75%, लैम्डा का 75%, लैम्डा का 75% का मतलब क्या है, ये हमारे पास है, ये पूरा एक लैम्डा है, ये पूरा एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ का 3/4 यहां आ जाएगा, पहले आधे पे फिर 3/4 पे, तो आपका सिंपल ही अगर देखना चाहते हो ना, ये देखो ये सारे पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट जो है वो नोड्स वाले हैं, ये देखो नोड्स वाले हैं, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, अलग कलर से देख लेते हैं इसको, ये देख लो, ये सारे पॉइंट जो है वो एंटी नोड वाले हैं, ये एंटी नोड वाले हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करके आपको पता लग जाएगा, अगर आप नहीं पुट करते हो सीधा देखो 0 पे है, लैम्डा बाय 2 पे है, लैम्डा पे है, और इसको देखोगे तो ये देखो लैम्डा बाय 2 पे है और 3/4 लैम्डा पे है, चौथा 3/4 क्या होता है, 75%, सारे का 75% ये रहा, तो ये हमारे पास अलग अलग नोड्स और एंटी नोड्स आ जाते हैं, लिख लिया होगा, चलो लिख लो इसको, जिसने जाना है जाइए।